हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साक और आज पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जिसको हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सबके बहुत सारे अच्छे मैसेजेस के लिए शुक्रिया। और बिकॉज यू आर द फ्यूचर टीचर्स, यू आर द फ्यूचर प्रोफेसर्स, तो मेरी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर मैंने सोचा कि कुछ अच्छी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और आपको भी कुछ नया सिखाते हैं। तो ये एक स्पेशल सीरीज़ है जिसमें कि मैं एक मेरे काफ़ी फेवरेट इंसान को, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और काफ़ी कंट्रोवर्शियल थिंकर रहे हैं, सिगमंड फ्रूड। ये कहा जाता है कि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया बदलने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें एक कार्ल मार्क्स हैं और दूसरे डार्विन हैं और तीसरे सिगमंड फ्रूड हैं। क्योंकि इन तीनों की थ्योरीज ने एक पैराडाइम शिफ्ट पैदा किया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि आज के दिन से क्या अच्छा दिन होगा कि हम इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी थ्योरीज के बारे में, इनसे जुड़ी कहानियाँ, किताबों के बारे में आपको कुछ एक स्पेशल सीरीज़ बना के बताएं, समझाएं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है कमेंट कर देना, हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों की जो है फीड में जाए और ऑब्वियसली हम इसका सेकंड पार्ट बना सकें। देखिए, आप कॉमर्स और पेपर वन के अनअकैडमी पे कंप्लीट कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 11 बजे कॉमर्स की क्लास आती है और पेपर वन की रोज़ क्लास आती है शाम को 6 बजे। और ये 3 जुलाई मतलब आज ही से शुरू हुए हैं, अगले 3 महीने तक चलेंगे। SCRYT कोड के साथ आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। और आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो कंप्लीट कोर्सेज हैं वो 3 महीने लगातार रोज़ क्लासेस आने वाली हैं। सिगमंड फ्रॉयड के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये जान लें कि ये जितने पॉपुलर थे, और जैसे कि क्योंकि ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, 1856 में जन्म हुआ था और 1938 में मेरे ख्याल से इनकी मृत्यु हुई थी। आगे इसकी डेट आएगी तो मैं कंफर्म भी कर दूंगा, मेरी मेमोरी फ़िलहाल यही कहती है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इनको कहा जाता था। एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंशियल फिगर और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी। कई ऐसी थ्योरीज़ हैं, कई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आगे चल के अगर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हैरानी भी होगी। लेकिन फ्रूइड का एक मामला जो है वो खास है कि इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, मेंटल हेल्थ की कंडीशंस के बारे में कैसे सोचते हैं। फ्रूइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी की शुरुआत की और ये साइको एनालिसिस थ्योरी कहीं ना कहीं एक तरीका बताती है कि कैसे हमें पेशेंट्स को सुनना है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है कि इन लोगों का माइंड अभी कैसे काम कर रहा है, इस बात को समझना है। क्योंकि जो एना, अगर आपको इनकी पेशेंट याद है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने ये जाना था कि एना की जो कंडीशन थी वो इस बात पे निर्भर करती थी कि बचपन में उसने अपने बीमार पिता की सेवा की थी और उस दौरान एक कुत्ते को उस बर्तन में खाते देख लिया था जिसमें वो पिता को खाना देती थी। तो उससे उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी और इस तक पहुंचना फ्रूइड के लिए कितना मुश्किल था। तो साइको एनालिसिस कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखती है साइकोलॉजी की फील्ड में और साइकेट्री की फील्ड में। सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरीज हैं कहीं ना कहीं इन्होंने जो आज के व्यूज़ हैं उनको भी बहुत इफ़ेक्ट किया। इन्होंने सपनों के बारे में बताया, चाइल्डहुड, पर्सनैलिटी, मेमोरी, सेक्सुअलिटी, थेरेपी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। इन्होंने कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन दिया थ्योरीज़ को जिस पे आज के कई आइडियाज़ जो है वो बेस्ड हैं। और सिगमंड फ्रॉयड की बायोग्राफी में अगर आप देखें तो उनकी लेगेसी में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, लेकिन साइको एनालिसिस और उनका जो काम किया हुआ है उनकी ज़िंदगी में, उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो उनकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है जहाँ से वो थ्योरीज आ रही हैं, जैसे इड ईगो, सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट था उनका, और लर्निंग जो है, ज़िंदगी के बारे में जो उनके विचार थे वो बहुत ही जो है उस टाइम पे रिवोल्यूशनरी विचार माने जाते थे। फ्रूइड जो है वो 1856 में जन्मते हैं और ये जो है वो टाउन होता है फ्रेबर्ग, और ये मोराविया में होता है, जिसे अब चेक रिपब्लिक जो है जगह को कहा जाता है। वो ओल्डेस्ट थे, ऑब्वियसली सबसे बड़े थे 8 बच्चों में से, और उनकी फैमिली जो है वो वियना चली जाती है सेवरल ईयर्स आफ्टर ही वाज बोर्न, एंड देन ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर। फ्रूइड जो है वो एक मेडिकल डिग्री जो है वो करते हैं और उसके बाद जो है वो एक डॉक्टर के रूप में वियना में ही काम करते हैं। वहाँ पे उन्हें अपॉइंटेड जो है, ही वाज अपॉइंटेड लेक्चरर ऑन द नर्वस डिजीजेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना
1885 में। और जब यहाँ पे बात आती है, जब वो अपना अच्छा खासा समय वो बिताते हैं पेरिस में और लेक्चर्स को अटेंड करते हैं गिवन बाय द फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारोट, इनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। फ्रूइड जो है बिकेम मोर इंटरेस्टेड, यहीं से फ्रूइड का दिमाग जो है इन चीज़ों में जाता है कि यार ह्यूमन माइंड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए, और फिर इसी से रिलेटेड उनका साइको एनालिसिस का काम आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अगर आप देखेंगे फ्रूइड इवेंचुअली जो है वो अकेडमिया छोड़ देते हैं आफ्टर द वियनीज मेडिकल कम्युनिटी रिजेक्टेड द टाइप ऑफ आइडियाज़ जो वो लेके आते हैं फ्रॉम पेरिस, और फिर स्पेसिफिकली ऑन व्हाट वाज देन कॉल्ड, इसे हिस्टेरिया नाम दिया जाता है। फ्रूइड जो है वो पब्लिश करते हैं अपने इन्फ्लुएंशियल काम न्यूरोलॉजी पे, जिसमें कि ऑन अफेसिया क्रिटिकल स्टडी, वो इस नाम से एक काम को लेके आते हैं, और फिर जो है वो एक टर्म देते हैं इसे एग्नोसिया, मतलब इन एबिलिटी टू इंटरप्रेट सेंसेशन की, आप सेंसेशन को नहीं समझ पाते हैं, इसको एग्नोसिया कहा जाता है। ये टर्म आगे चल के बहुत फेमस होती है, लेकिन यही काम इनका जो वो पेरिस से लेके आते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, और इसी कारण से वो अकेडमिया जो है उसे इवेंचुअली छोड़ देते हैं। लेटर ईयर्स में फ्रूइड अपने कुलीग जो है जोसेफ ब्रूअर के साथ पब्लिश करते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट स्टडीज़ ऑफ हिस्ट्रिया। व्हेन देयर फ्रेंडशिप एंडेड, जब उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है तो फ्रूइड अपना काम जारी रखते हैं और वो अपना काम साइको एनालिसिस पे लेके आते हैं। फ्रूइड और उनकी फैमिली जो है वो वियना छोड़ देती है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे ज्यूइश जो है लोगों के अगेंस्ट, और जब वो इंग्लैंड मूव करते हैं 38 में, तो 39 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कन्फर्म है, मैंने सही बोला था साल। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूइड की थ्योरीज कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखती है ओवरऑल दुनिया पे, और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जैसे आजकल तो फ्रूइडियन स्लिप, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है नॉर्मली भी यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं हम इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं, वीडियो 2 हम बना लेंगे। रिप्रेशन, डिनायल, ये सारे शब्द फ्रूइड ने दिए थे, और इनके मायने क्या क्या हैं। देखिए, अनकॉन्शियस माइंड वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज अगर आप कहेंगे, सबसे इंड्योरिंग आइडिया था ये फ्रूइड का, जिसने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। और इसमें इन्होंने कहा कि द माइंड इज़ अ रिजर्वर ऑफ थॉट। इससे पहले ये किसी ने नहीं कहा था। माइंड में थॉट्स रहती हैं, मेमोरीज रहती हैं, इमोशन दैट लाई आउटसाइड द अवेयरनेस, और ये कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस में नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। और यहीं से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का फ़र्क दुनिया को पता लगा, और ये फ्रूइड का सबसे इन्फ्लुएंशियल काम था। पर्सनैलिटी पे इन्होंने, पर्सनैलिटी जो है वो 3 एलिमेंट से बनी होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो, और कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में ये जो बैलेंस बनाने की जंग है कि एक जो प्लेजर की तरफ भागेगा, एक जो सोशल मोरालिटी की तरफ भागेगा, और जो बीच वाला है वो इसको संभालेगा। तो यहाँ पे ईगो जो है वो कॉन्शियस स्टेट होती है, इड अनकॉन्शियस होती है, और सुपर ईगो जो है वो मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क की तरफ जाती है। और इसी तरीके से मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम किसी डिटेल वीडियो में इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ें। मैंने 1-2 किताबें इनके बारे में पढ़ी है, और इनकी एक बुक भी पढ़ी है जो बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स लेके आती है। लाइफ और डेथ के इंस्टिंक्ट्स के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने क्लेम किया कि 2 तरह के इंस्टिंक्ट होते हैं, लाइफ एंड डेथ, और इसी से ह्यूमन बिहेवियर जो है डिक्टेट होता है। लाइफ इंस्टिंक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल प्रोक्रिएशन आती है, सर्वाइवल और प्रेशर आता है। डेथ इंस्टिंक्ट्स में अग्रेशन, सेल्फ हार्म, डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो ये जो है आप हमेशा देखेंगे जैसे मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस होते हैं लोगों के अंदर, तो फ्रूइड ने ये भी सजेस्ट किया था कि लोग डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए। अगर आप कुछ महंगा खरीद लें तो पहली बात आप ये बोलते हैं कि नहीं, क्वालिटी तो है यार, सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार। ये वाला पहली कहावत हमारे दिमाग में तभी आती है जब हम एंग्जाइटी को दूर करना चाहते हैं कि हमने कुछ महंगा ले लिया, गलत ले लिया है। तो ये मैकेनिज्म्स डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन, सब्लिमेशन एंड रिग्रेशन के फॉर्म में होते हैं, और ये चारों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इवन सब्लिमिनल प्राइमिंग के बारे में मैंने आप लोगों को रिसर्च की पढ़ाया था, तो यस, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस पर कई वीडियोज़ बन सकते हैं, कई सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। सिगमंड फ्रॉइड के कुछ बड़े फेमस पेशेंट भी रहे, जैसे एना का केस था, लिटिल हैंस का केस था, डोरा और रैटमैन, वोल्फमैन, सबीना स्प्लिन। तो यहाँ पे एना एक्चुअल में इनकी पेशेंट नहीं थी, क्योंकि वो पेशेंट थी फ्रूइड के कुलीग जोसेफ ब्रूअर की। और ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने ऑफन एना के सिम्टम्स को देखा और फिर एक किताब पब्लिश की, स्टडीज ऑन द हिस्टेरिया ऑन हर केस, एंड इट वाज थॉट देयर वर्क इन कॉरस्पॉन्डेंस दैट द टेक्निक नोन एज टॉक थेरेपी यहीं से निकल के आती है, जो आज मेंटल हेल्थ में इतनी बड़ी चीज़ है। साइको एनालिसिस इनसे निकल के आता है, जो आज मेंटल हेल्थ में इतना इंपॉर्टेंट रीज़न है कि पेशेंट को सुनो, समझो, उसके पास में जाओ। चाइल्डहुड का इफेक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी में, ये चीज़ें इनके काम से निकल के आती है। तो यस, ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ही वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं
मैं ऐसे कई कहानियाँ सुना सकता हूँ जो बड़ी कंट्रोवर्शियल भी थी आने वाले कुछ वीडियोस में। सिगमंड फ्रॉयड और साइको एनालिसिस, फ्रॉयड के जो आइडियाज़ थे उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी पे। एंटायर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उनके काम से निकल के आता है। साइको एनालिसिस और साइको एनालिसिस का ये इम्पैक्ट कि स्टडी ऑफ साइकोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ साइकोथेरेपी दोनों पे असर पड़ता है। साइको एनालिसिस सॉट टू ब्रिंग अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस, अनकॉन्शियस को कैसे कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आना है। और यहीं पे जो कैथारिस है इज एन इमोशनल रिलीज दैट में ब्रिंग अबाउट रिलीफ फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तभी तो दूर होगी जब अनकॉन्शियस में जो पड़ा है वो कॉन्शियस में आ जाए और फिर कॉन्शियस में आते ही उसका इलाज किया जा सके। रिसर्च हैज़ फाउंड कि साइको एनालिसिस बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है कई तरह की मेंटल हेल्थ की कंडीशंस के लिए। सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो इस थेरेपी में इन्वॉल्व होता है जहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं। एंड यस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आप अगर डॉक्टर सलमान अख्तर को सुनते हैं, डॉक्टर सलमान अख्तर का एक ललन टॉप पे एपिसोड है, ज़रूर देखिएगा, बहुत लोगों ने देखा है ऑलरेडी। उसमें आप देखेंगे साइको एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रीम आने की हमारी इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस किस तरह की ड्रीम आते हैं। चेजिंग ड्रीम सबको आते हैं, एग्ज़ाम में लिख नहीं पा रहा ये यूनिवर्सल ड्रीम है सबको आते हैं। ये बहुत सारा काम सिर्फ एक राइटर से आता है, सिगमंड फ्रॉयड। आई होप कि ये चीज़ आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाएगी कि यस, इस इंसान को अभी और पढ़ना चाहिए। अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, 5 तारीख को दे देना 7 बजे। सब्सक्राइब करिए चैनल को। आई होप आपको ऐसे ही वीडियोस हम लोग और दे पाएँ, और इसका पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा, बिकॉज देन हम इनकी एक थ्योरी को थोड़ा डिटेल में लेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी इस थ्योरी ने क्या ज़बरदस्त बवाल मचाया था या इम्पैक्ट किया था साइकोलॉजी की पूरी फील्ड को। शुक्रिया।